नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों और सरकार के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसका अंतिम समाधान क्या अब अंतिम रूप से ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा? बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सरकार और किसानों के बीच अब वार्ता का कोई दौर नहीं होगा। अगर वार्ता का दौर हुआ भी, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से बड़ी भावुक होकर एक अपील की मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते समय। उन्होंने कहा कि मैं सर झुकाकर बड़ा विनम्रतापूर्वक किसानों से अपील करता हूं कि वो मुझ पर विश्वास रखें कि ये तीनों कानून उनके हक में हैं। एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। एसपी एमएसपी जैसा इस रूप में जारी है, उसी रूप में जारी रहेगी और मंडियों को भी खत्म नहीं किया जाएगा। उल्टे किसानों को और मौका मिल रहा है अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचने का। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी 8 पन्नों का खत लिखा, लेकिन किसानों ने उस खत को भी नामंजूर कर दिया और प्रधानमंत्री की अपील और प्रधानमंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री की विनम्रता को भी बड़ी विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था, वो प्रधानमंत्री के स्टेटस का नहीं था। प्रधानमंत्री एक पार्टी नेता के जैसे संबोधित कर रहे थे। दूसरा, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री के लिए उनका कहना है कि उनका जो 8 पेज का खत है, उसमें राजनीति ज़्यादा है। उसमें अकाली दल की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति, इस राजनीति का उल्लेख ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उनका कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल से लेना-देना नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य को राजनीतिक अपना यहाँ मंच का भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। अब हुआ ये है कि दोनों भाषणों को या दोनों अपीलों को किसान संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया है और अब किसानों का को उल्टा इसका एक दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि किसानों ने ऑल इंडिया लेवल पर अपनी किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली है, AIKSCC के नाम से। इसमें जैसे भारतीय किसान यूनियन टिकेत गुट के लोग हैं, दूसरे गुटों के लोग हैं और बाकी जो दूसरे बिखरे हुए 40 संगठन थे, जो अभी सिंघू बॉर्डर पर लोग कह रहे हैं कि एक गुट इधर धरना दे रहा है, एक गुट उधर धरना दे रहा है, तो अब ये धरने भी एक हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के लोग भी टीकरी बॉर्डर पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, किसान नेताओं से, वहाँ के नेता यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील तो बेअसर हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर का 8 पेज का खत भी बेअसर हुआ है। उल्टे किसानों को एकता बनाने का मौका, एक होने का मौका, कि सरकार के खिलाफ और ज़ोरदार ढंग से अपना संघर्ष को जारी रखने का मौका सरकार ने दे दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ प्रधानमंत्री अपील करते हैं, विनम्रतापूर्वक सर झुकाकर ये सारी बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो अपने भाषण के शुरुआती हिस्सों में कह देते हैं कि ये ऐतिहासिक कानून है, 70 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया या किसी ने नहीं किया, वो हमने कर दिखाया। अपने तीनों नए कानून हैं, उनके पक्ष में वो बड़े ज़ोरदार ढंग से तर्क रखते हैं। कहीं से भी वो कहीं मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कुछ खामियां भी रह सकती हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। आखिर हम सब इंसान ही तो हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, या इन गलतियों को किसानों के साथ मिलकर बैठकर वो सुधारना चाहते हैं, या उनसे कहीं न कहीं एक चूक हो गई कि इतने बड़ा कानून लाने से पहले किसानों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर लेना चाहिए थी उनको। ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं कही गई और नरेंद्र सिंह तोमर तो पूरी राजनीति करते रहे। अब किसान राजनीति समझते नहीं हैं। वो ये नहीं समझते कि प्रधानमंत्री मोदी हों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या कोई और मंत्री हों, वो एक मंच पर कुछ और बात करेंगे, दूसरे मंच पर कुछ और बात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो कुछ और बात करेंगे, पार्टी के किसान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो कुछ और बात करेंगे, क्योंकि हर जगह उनका टारगेट पॉइंट अलग-अलग होता है। अब पार्टी के मंच पर जाकर पार्टी के किसानों के साथ बैठकर वो ये तो नहीं कह सकते कि जो दिल्ली में किसान संघर्ष कर रहा है उसकी मांगें कुछ जायज़ हैं और उन जायज़ मांगों को हम पूरी तरह से मानने को तैयार हैं, या एमएसपी को लीगल राइट तो नहीं लेकिन कुछ और उससे वैसा कोई दर्जा देने के लिए हम तैयार हैं, तो खुद झुकने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। किसान चौपालों के माध्यम से भी बीजेपी के छोटे नेता से लेके बड़े नेता सब यही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि टुकड़े-टुकड़े गैंग, माओवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक, चीन समर्थक और ना जाने कैसे-कैसे आरोप किसानों पर लगते रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सरकार जो कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो समझौता होगा, वो उपज को लेकर होगा
उनकी ज़मीन को लेकर नहीं होगा। लेकिन किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020 का जो कानून जो सरकार लेकर आई है, वो शायद सरकार ने पढ़ा ही नहीं है। इसके तहत सेक्शन 9 ये कहता है कि किसानों की जो ज़मीन है, उनको रेहन रखा जा सकता है, बंधक बना के रखा जा सकता है। और कैसे बंधक बना के रखा जा सकता है? किसानों का कहना है कि सेक्शन 14.7 ये कहता है कि अनुबंध की खेती के दौरान किसानों को लगता है कि कुछ अग्रिम एडवांस की उसको ज़रूरत है, तो वो अग्रिम एडवांस लेने का अधिकारी बनता है। और सेक्शन 14.2 कहता है कि अगर वो अग्रिम एडवांस जो किसान लेगा, अगर उसको वक़्त पे वो चुका नहीं पाता है, तो जो दूसरी पार्टी है, जिसके साथ अनुबंध होगा, वो इस किसान से इस पैसे की रिकवरी कर पाएगी। समझ गए आप? तो 14.7 कहता है कि किसान पैसा ले सकता है उधार, 14.2 कहता है कि उधार वक़्त पे नहीं चुकाया तो संबंधित पार्टी को रिकवरी करने का अधिकार होगा। और इसी में किसानों के अनुसार सेक्शन 9 कहता है कि किसानों की ज़मीन को फिर रेहन रखा जा सकता है, बंधक रखा जा सकता है। ज़ाहिरा तौर पर कौन रेहन रखेगा, कौन बंधक रखेगा? वही रखेगा जिसने पैसा दिया हो और जिसका पैसा उसे मिल नहीं रहा हो। इतनी बड़ी बात अगर किसान कह रहे हैं तो सरकार को मुझे लगता है तुरंत सामने आकर अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से क्लियर करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इतनी बड़ी बात है या नहीं है, या किसान जो इंटरप्रेट कर रहे हैं 14.7 सेक्शन 14.2 और उसको सेक्शन 9 के साथ जोड़ रहे हैं, वो जोड़ना ठीक नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि किसान गलत बयानी कर रहे हैं तो सामने आना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी से किसानों को डर लगता है कि कॉरपोरेट जगत उनकी खेती पर कब्ज़ा कर लेगा, कॉरपोरेट कीमतें तय करने लगेगा, कॉरपोरेट जगत सरकार को मजबूर कर देगा कि वो एमएसपी की कीमत निर्धारित करे, और सरकार मंडियों की हालत धीरे-धीरे ख़राब होती जाएगी, तो सरकार भी धीरे-धीरे एमएसपी पर सामान खरीदना कम कर देगी या फिर बंद कर देगी। तो इतने सारे भ्रम जो फैले हुए हैं, वहम फैले हुए हैं, इसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ सच्चाइयाँ नहीं हैं, कुछ चीज़ों को स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। लेकिन ये सब स्पष्ट किसको करना है? ये सब स्पष्ट उसको करना है जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। ये सब स्पष्ट उनको करना है जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में इन कानूनों को पास करवाया। राज्यसभा में तो एक तरह से ध्वनि मत से जबरन पास कराया। ये ज़िम्मेदारी अब सरकार की है, सरकार के पाले में गेंद है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट चूँकि बीच में पड़ रहा है, तो चलो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। और किसान की तो अब मजबूरी ही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो तो बात कम से कम किसानों को माननी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। वेकेशन मंडे से एक तरह से शुरू हो गई है, लेकिन मंडे को वेकेशन बेंच के सामने भी ये मामला आ सकता है। तोमर साहब कह रहे हैं कि इस साल के ख़त्म होने से पहले वो मामला सुलझा देना चाहते हैं। अगर कोर्ट को ही सुलझाना है मामला, तो पहले तो एक समिति बननी है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि कौन होंगे, किसानों के प्रतिनिधि कौन होंगे, विशेषज्ञ कौन होंगे, जानकार कौन होंगे। जो किसानों के लिए काम करने वाले मशहूर पत्रकार हैं, मैग्सेसे अवार्ड भी जीता है पी साईनाथ, उनका भी नाम कोर्ट ने अपनी तरफ से लिया है। पहले तो कमेटी बनेगी, फिर कमेटी को टाइम दिया जाएगा, वो एजेंडा सेट करेगी, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और सरकार अपनी तरफ से अटॉर्नी जनरलों के माध्यम से साफ ही कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का वो सुझाव उसे मंजूर नहीं है कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक कानूनों के अमल को रोक दिया जाए। इससे भी मुझे लगता है कि किसान कुछ नाराज़ है। शुक्रिया।